हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपा आज आपके लिए लेकर के आई हूँ पार्ट ऑफ स्पीच के लास्ट के 2 टॉपिक जो कि हैं कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। आइए हम अपनी शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में कंजंक्शंस के साथ। तो आपको अगर याद हो तो हमने अपनी पहली वीडियो में पढ़ा था कि कंजंक्शंस क्या होते हैं। कंजंक्शंस वो वर्ड होते हैं जो कि 2 सेंटेंसेस या 2 वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं, तो उन शब्दों को हम कंजंक्शन कहते हैं। आइए इसे फिर से पढ़ते हैं। कंजंक्शन इज यूज्ड टू कंबाइन 2 सेंटेंसेस और 2 वर्ड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शंस जो होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं। नंबर 1 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, नंबर 2 सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होती हैं पहले हम ये पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होती हैं। These conjunctions are used to combine those 2 or more sentences which have their separate meanings. मतलब coordinating conjunctions उन 2 sentences को आपस में जोड़ती हैं जिनका कि अपने आप में separate meaning निकलता है। Separate meaning मतलब हर एक सेंटेंस में अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपनी एक वर्ब होती है, मतलब वो दूसरे सेंटेंस पे अपने मीनिंग के लिए डिपेंडेंट नहीं होता। ये अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसका मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस। तो अभी आप ये जानिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होती हैं जो उन सेंटेंसेस को जोड़ती हैं विच हैव देयर सेपरेट मीनिंग। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को भी हम 4 तरीके की कंजंक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। क्या है वो कंजंक्शंस? Cumulative or copulative conjunction, alternative and disjunctive conjunction, adversative and elative conjunction। तो ये 4 तरीके की conjunctions होती हैं। आइए अब हम इन चारों conjunctions को 1 by 1 पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी cumulative and copulative conjunction। Now what is this? Through these conjunctions, one statement is attached to another one simply। इस तरीके की conjunctions के साथ हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से बहुत ही सिंपल तरीके से ऐड करते हैं। अब ये होती कौन कौन सी हैं? क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस होती हैं हमारी and also, as well as, both and, now, to and well। ओके, आइए अब इनका एक एक एग्जाम्पल समझते हैं ताकि इससे हमें और क्लैरिटी हो जाए। पहले हम एंड का एग्जाम्पल देखते हैं। He came and finished his work। मतलब ये 2 सेंटेंसेस हो गए। अब देखिए पहले मैंने आपको बताया था कि 2 सेपरेट सेंटेंसेस को जोड़ता है जिसका कि अपने आप में एक मीनिंग होता है। तो अगर आप he came देखें, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। he came मतलब वो आया, ये अपने आप में एक सेंटेंस कंप्लीट है, मतलब इट इज नॉट लुकिंग लाइक कि सेंटेंस इनकम्प्लीट है, आपको कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए। इसी तरीके से फिनिश्ड हिज वर्क, इसमें ऑब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, मतलब कि उसने अपना काम खत्म कर लिया। तो ये अपने आप में एक क्लियर सेंटेंस है, डिपेंडेंट नहीं है किसी और सेंटेंस पे अपना मतलब डिराइव करने के लिए। और क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का यूज करके इस तरीके के सेंटेंसेस को बहुत सिंपल तरीके से अटैच किया जाता है, जैसे एंड ही केम एंड फिनिश्ड हिज वर्क। एंड और ऑल्सो का यूज कैसे करेंगे? ही इज वाइज एंड हिज सन ऑल्सो। वो तो अच्छा है ही और उसका बेटा भी अच्छा है। ओके, एज वेल एज रामा एज वेल एज हिज ब्रदर वेंट टू दिल्ली। मतलब रामा और उसका भाई भी दिल्ली चले गए। राम एज वेल एज और साथ ही उसका भाई भी दिल्ली चले गए। बोथ एंड ही वॉज बोथ एक्सपेल्ड एंड फाइंड। उसको निकाल भी दिया गया। ही वॉज बोथ मतलब दोनों चीजें हुई। ही वॉज बोथ एक्सपेल्ड, उसको निकाला गया, और उसको फाइन भी दिया गया। तो यहाँ पे आप देखिए हमने यहाँ पे एक पार्ट में बोथ और दूसरे पार्ट में एंड का यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट कंजंक्शन है नाउ। ही रीच्ड द कॉलेज, नाउ द थर्ड पर्सन हैज बिगन। He reached the college, now the conjunction comes and the third period has begun। So now से यहाँ पे 2 sentences को add किया गया है। The boy was lazy and careless too। जो लड़का है वो lazy तो है ही, साथ ही साथ वो careless भी है। यहाँ पे देखिए conjunction लास्ट में यूज की गई है, but it is joining both the words lazy and careless too। मतलब लेजी होने के साथ साथ वो केयरलेस भी है। तो एक तरीके से इसमें 2 कंजंक्शन यूज हुई,
and to. Okay, then the last one is well. You have done your work well. You may go. तुमने अपना काम अच्छे से किया, तुम जा सकते हो. तो ये हमने देखा, ये थी क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव कंजंक्शन. अब हम चलते हैं दूसरे टाइप की कंजंक्शन पे, जो कि है ऑल्टरनेटिव और disjunctive conjunction. Now, what are these? These conjunctions joins the sentences in which selection has to be done between two options. मतलब कई बार ये होता है ना कि हमें एक सेंटेंस में दो ऑप्शन दिए जाते हैं, either you have tea or you have coffee. तो जहाँ पे हमें इस तरीके के मतलब ऑप्शन देने होते हैं लोगों को कि आप इन दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं, वहाँ पे हम ऑल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव कंजंक्शन का यूज करते हैं. जैसा कि इसका नाम भी सजेस्ट कर रहा है, ऑल्टरनेटिव, मतलब इसका ऑल्टरनेट क्या है. तो एक तरीके से ये पेयर वाली कंजंक्शन होगी या ऐसी कंजंक्शन होगी जो हमें किन्हीं दो चीजों में से एक चीज को चूज करने के लिए बोल रही है. आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं. ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस कौन सी होती हैं? ईदर और, else, neither nor, or and otherwise. आइए इनके एग्जाम्पल देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर ईदर एंड और. ईदर यू और योर फ्रेंड हैज डन इट. मतलब या तो तुमने या तुम्हारे दोस्त ने इस काम को किया है. तो देखिए ईदर और का यूज कैसे हुआ है. इट स्टार्टेड विद ईदर. ईदर यू और योर फ्रेंड. ओके, सो द सेकेंड conjunction is else in this category. Let's see how we use it. Keep him with you, else I shall turn him out. इसको अपने पास रखो, नहीं तो मैं इसको बाहर फेंक दूंगा, और I will send him out. ठीक है. Then next conjunction is neither and nor. अब देखिए यहाँ पे वाक्य की शुरुआत नीदर से हुई है, जैसे ईदर से हुई थी, यहाँ पे नीदर से हुई है. नीदर हरी नॉर हिज ब्रदर डिड इट. ना तो हरी ने और ना ही उसके भाई ने ये काम किया है. ओके, नाउ द नेक्स्ट कंजंक्शन इज और. और का कैसे यूज करते हैं? तो वैसे बहुत सिंपल है, हम जनरली भी अपनी भाषा में इसका यूज करते रहते हैं, बट लेट्स सी हाउ इट इज बीइंग यूज्ड. गिव मी माय पेन और पे इट्स प्राइस. मुझे या तो अपना पेन दे दो, नहीं तो इसका प्राइस, सॉरी, गिव मी माई पेन, मुझे मेरा पेन दे दो, नहीं तो इसका प्राइस दे दो. ठीक है. देन द लास्ट वन इज अदरवाइज. बी क्वाइट, बी क्वाइट. अदरवाइज आई शैल बीट यू. बी क्वाइट, चुप हो जाओ, अदर नहीं तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी. ओके, तो ये हो गई हमारी ऑल्टरनेटिव डिसजंक्टिव कंजंक्शंस. अब हम आते हैं तीसरे तरीके की कंजंक्शन पे, विच इज एडवर्सेटिव कंजंक्शन. थ्रू दीज कंजंक्शंस अपोजिट सेंटेंसेस आर कंबाइंड. जो सेंटेंसेस आपस में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं या उल्टे होते हैं, उन कंजंक्शंस को एडवर्सेटिव कंजंक्शंस के थ्रू ज्वाइन किया जाता है. अब एडवर्सेटिव कंजंक्शंस कौन सी होती हैं? बट, हाउएवर, नेवरदलेस, ओनली, स्टिल, yet, while and whereas. Now let's see the example of all these conjunctions. But का देखते हैं पहले. He worked hard but he failed. उसने बहुत मेहनत की पर वो फेल हो गया. मतलब अपोजिट हो गया ना, कि उसने काम तो बहुत अच्छा किया पर फेल हो गया. तो एक तरीके से दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट है, और अपोजिट के केस में हम एडवर्सेटिव कंजंक्शंस यूज करते हैं. आइए हाउएवर का यूज देखते हैं. He did not work hard, however he passed. हालांकि उसने इतना हार्ड वर्क नहीं किया था, पर फिर भी वो पास हो गया. However he passed. Then next one is nevertheless. I am poor, nevertheless I shall pay you. मैं गरीब हूं पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पे करूंगा. ठीक है. तो दोनों ही सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट है. ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का यूज करते हैं. ओनली, सिट वेयर यू लाइक. ओनली डू नॉट डिस्टर्ब मी. देखिए कंजंक्शन कहाँ आई? यहाँ पे आई. सिट वेयर एवर यू लाइक, ओनली डू नॉट डिस्टर्ब मी. जहां तुम्हारा मन करे वहां बैठो, पर मुझे डिस्टर्ब नहीं करना. ठीक है दोस्तों. नाउ द नेक्स्ट कंजंक्शन इज स्टिल एंड येट. ही डिड नॉट वर्क, स्टिल ही पास्ड. मतलब उसने काम भी नहीं किया है. येट या स्टिल किसी का भी यूज कर सकते हैं.
येट ही पास्ड और स्टिल ही पास्ड, फिर भी वो पास हो गया यार, मतलब बगैर काम किए पास हो गया, बहुत ही अपोजिट काम हो गया ये तो, ठीक है। देन नेक्स्ट, while and whereas, good boys work hard, while या फिर whereas किसी का भी यूज कर सकते हैं, while bad ones waste their time, तो जो गुड बच्चे होते हैं वो हार्ड वर्क करते हैं, जबकि बैड बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो कंजंक्शंस है अपोजिट वर्ड्स को ऐड ज्वाइन करती हैं, ठीक है। आइए अब हम लास्ट तरीके की कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एग्जांपल देखते हैं। द लास्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज एलेटिव कंजंक्शंस। It joins those sentences where second sentence is result of the first sentence. ये कौन से sentences को जोड़ती है कंजंक्शन, जहां पे जो second sentence होता है वो डिपेंडेंट होता है या पहले sentence का आउटकम होता है। आइए समझते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू, ज्यादा अच्छा समझ आएगा आपको। इलेटिव कंजंक्शंस होती हैं for, therefore, then and so। अब इनका यूसेज देखते हैं। for का देखते हैं, he will go to zoo, he will go to zoo, पहला सेंटेंस हो गया, for completing your holiday homework, he will go to zoo for completing your holiday homework, वो zoo जाएगा आपका हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि उस पर डिपेंडेंट है, तो मुझे याद आया डिपेंडेंट नहीं है बिकॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो दीज आर इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस विच इज नॉट डिपेंडेंट फॉर वर्ब और सब्जेक्ट, उनका अपने आप में एक इंडिविजुअल मीनिंग होता है। बट इलेटिव कंजंक्शंस कहती हैं कि जो सेकेंड सेंटेंस है दैट इज द आउटकम ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, मतलब वो उससे उसका आउटकम डिराइव करता है, जहां पे सेकंड सेंटेंस जो है रिजल्ट होता है फर्स्ट सेंटेंस का। मतलब कैसे, जैसे कंप्लीटिंग योर हॉलीडे होमवर्क, तुम्हारा कंप्लीट हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करने के लिए वो कहाँ जाएगा, ही विल गो टू जू, ठीक है। सो सेकंड इलेटिव कंजंक्शन इज देयरफॉर, आई एम बिजी, देयरफॉर आई शैल नॉट गो विद यू, मैं बिजी हूं इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, या इसलिए मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं बिजी हूं। तो सेकेंड सेंटेंस इज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, मैं इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मैं बिजी हूं, ठीक है। देन तो देन कंजंक्शन को पढ़ते हैं। द फर्स्ट बेल हैज गॉन, लेट अस स्टार्ट देन, जो पहली बेल है वो बज चुकी है, तो शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट क्या, लेट अस स्टार्ट व्हेन द फर्स्ट बेल हैज गॉन, तो सेकेंड सेंटेंस इज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए कंजंक्शन सेंटेंस के लास्ट में आई है, ये भी एक तरीका होता है कंजंक्शंस को लिखने का। इसमें थोड़ा सा रोल पंक्चुएशन ने प्ले किया है, जो कि जब हम पंक्चुएशंस पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट छोटा सा मैं आपको भी इसके बारे में नीचे भी बताऊंगी। तो कंजंक्शन ध्यान से देखेंगे फिर से। द फर्स्ट बेल हैज गॉन, लेट अस स्टार्ट देन, यहाँ पे सेमीकोलन है पंक्चुएशन का मार्क, ठीक है। देन द लास्ट रिलेटिव कंजंक्शन इज सो, इट इज गेटिंग लेट सो यू शुड स्लीप, ये लेट हो रहा है तो तुम्हें सोना चाहिए। तुम्हें सोना चाहिए क्यों, क्योंकि लेट हो रहा है। सो द सेकेंड सेंटेंस इज द आउटकम ऑफ द और द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा हम पंक्चुएशन का पार्ट समझते हैं, इसमें कंजंक्शन में कैसे है। Apart from or and nor, any of the coordinating conjunction can be replaced with comma, semicolon और colon। वो कहते हैं कि और नोर को छोड़ के कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम कॉमा, सेमीकोलन या कोलन से रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे, एग्जांपल देखिए। मोहन वेंट आउट टू प्ले, यहाँ पे ये लग गया सेमीकोलन। हिज ब्रदर सोहन फिनिश्ड हिज वर्क। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, आप देखो, कोई अगर हम कंजंक्शन लगाना चाहे तो हम एंड लगा सकते हैं, सिंपल। मोहन वेंट आउट टू प्ले एंड हिज ब्रदर सोहन फिनिश्ड हिज वर्क, पर हमने एंड ना लगा करके हमने सेमीकोलन लगा दिया है दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए वो कह रहा है कि कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम या तो कोमा, सेमीकोलन या कोलन से रिप्लेस कर सकते हैं। पर अभी आप इतना कंफ्यूज मत होइए इसमें, जब मैं पंक्चुएशन का टॉपिक कराऊंगी तो आपको कोमा, सेमीकोलन, कोलन इनके यूज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो अभी के लिए आप सिंपल कंजंक्शंस को कर सकते हैं, जस्ट फॉर अ लिटिल नॉलेज आपको बताया गया था।
बट दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल इफ कंजंक्शन इज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और नियर फुल स्टॉप। मतलब जैसे कि ये यहाँ पे थी ना फुल स्टॉप में, तो यहाँ पे आप सेमी कोलन या कोलन मत लगा देना, इट विल बी रॉन्ग। तो यहाँ नहीं लगा सकते, देखिए सेंटेंस के बीच में लगा हुआ है, यहाँ नहीं। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी जब मैं आपको पंक्चुएशन का टॉपिक कराऊंगी। अभी के लिए आप नॉर्मल कंजंक्शंस पढ़िए और उनके यूसेज समझिए। तो ये तो थी हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब हम आते हैं दूसरे टाइप की कंजंक्शन। आपको याद होगा हमने पढ़ा था दो तरीके की कंजंक्शंस होती हैं, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो अभी हमने पढ़ा। और अब हम आते हैं दूसरी टाइप की कंजंक्शन विच इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होती हैं? हियर सेकंड सेंटेंस इज डिपेंडेंट अपॉन फर्स्ट सेंटेंस टू एक्सप्रेस itself. Subordinating conjunctions are used according to their meaning in various way. अब हमने जो पढ़ा था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होती हैं, वो होती हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जो जोड़ती हैं वो कहलाती हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। पर जहां पे सेकंड सेंटेंस जो होता है डिपेंड होता है फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस जो होता है डिपेंड होता है फर्स्ट सेंटेंस पे, उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसको आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। यहां पे था कि सेकंड सेंटेंस इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है, डिपेंडेंट नहीं है, रिजल्ट है उसका। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में सेकंड सेंटेंस इज डिपेंडेंट अपॉन द फर्स्ट सेंटेंस अपने मीनिंग को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। कुछ कंजंक्शंस और उनके यूसेज पढ़ते हैं, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। तो सबसे पहली कंजंक्शन आती है इसमें आफ्टर। इसका यूज टाइम के केस में करते हैं हम। एग्जाम्पल, he came back after I done the work. वो तब आया जब मैं काम कर चुका था। I done the work, मैंने जब काम कर दिया, मैंने जब काम कर दिया। क्या कहना चाहते हो आप? ये अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट नहीं है ना। I done the work, मैंने काम कर दिया, मैंने काम कर दिया। वो तब आया जब मैंने काम कर दिया, ठीक है। टिल, इसका भी हम टाइम के केस में यूज करते हैं। I shall wait till you return. यू रिटर्न क्या मतलब? यू रिटर्न का तो कोई सेंस ही नहीं निकलेगी ना अपने आप में। टिल द टाइम मैं पहले वाले सेंटेंस को भी इसके साथ बोलूं, आई शैल वेट, मुझे वेट करना चाहिए, टिल यू रिटर्न, जब तक तुम वापस आओ। इसी तरीके से व्हेन है, इसको भी हम टाइम के रेफरेंस में यूज करते हैं। वी शैल स्टार्ट व्हेन यू आर रेडी, हमें शुरू करना चाहिए, हमें शुरू करना चाहिए मतलब क्या शुरू करना चाहिए, कब शुरू करना चाहिए? व्हेन यू आर रेडी, जब तुम रेडी होगे, ठीक है। देन बिफोर, बिफोर को भी हम टाइम के लिए यूज करते हैं। ही हैड रिटन द लेटर बिफोर यू केम, उसने लेटर लिखा या वो लेटर लिख चुका था बिफोर यू केम, तुम आए उससे पहले वो लेटर लिख चुका था। यू केम, तुम आए, क्या क्या मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? यू केम, तो सेकंड सेंटेंस हो गया ये। तो इसीलिए सेकंड सेंटेंस इज डिपेंडेंट अपॉन द फर्स्ट सेंटेंस टू एक्सप्रेस इट्स मीनिंग। यहाँ पे हमारी कंजंक्शन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट इज अंटिल। टाइम के केस में इसका यूज होगा। आई वेटेड फॉर रामा अंटिल ही केम, मैंने रामा का वेट किया जब तक कि वो आया, ठीक है। देन बिकॉज, बिकॉज के लिए, बिकॉज कॉज के लिए कि इसका रीजन क्या है, क्यों हुआ ऐसा, उसके लिए हम बिकॉज यूज करते हैं। और इसका एग्जाम्पल देखिए, हरी पास्ट बिकॉज ही वर्कड हार्ड, हरी पास हुआ क्योंकि उसने हार्ड वर्क किया, ठीक है। सिंस भी हम कॉज के लिए या किस कारण से हुआ वो काम उसके लिए यूज करते हैं। इसका यूसेज देखिए, सिंस यू विश आई शैल हेल्प यू, क्योंकि तुमने इच्छा की इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। एज को भी हम किसी रीजन के लिए यूज करते हैं। यूसेज देखिए, ही मे कम एज ही इज माई फ्रेंड, उसे आना चाहिए क्योंकि वो मेरा दोस्त है। या इसको हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर, एज क्योंकि वो वहां नहीं था इसलिए मैंने उसके भाई से बात की, ठीक है। तो रीजन देती है ये सारी कंजंक्शन कॉज वाली कि किस रीजन से ये काम हुआ। अब एज का हम यूज कंपैरिजन के लिए भी करते हैं, अगर हमें दो चीजों को कंपेयर करना है, पर उस केस में वो पेयर में यूज होती है। पेयर मतलब पेयर में यूज होगी, मतलब दो बार आएगी वो। आर तो थोड़ा ठीक नहीं बनाए, चलो ठीक है। तो पेयर में यूज होगी वो। ही इज एज क्लेवर एज राम, पेयर मतलब देखिए दो बार यूज हुआ यहाँ पे, वो उतना क्लेवर है जितना कि राम क्लेवर है। और ही इज एज गुड एज ही इज वाइज, वो उतना ही अच्छा है जितना कि वो समझदार
है। आइए अगला देखते हैं हम। दैट भी एक कंजंक्शन है जिसको कि हम किसी कारण के लिए यूज करते हैं। आई एम ग्लैड दैट यू लाइक, मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें ये पसंद आया। इसी तरीके से दैट देखिए, दैट हम किसी पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। वी ईट दैट वी मे लिव, हम इसलिए खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके। ठीक है, बस बहुत ज़्यादा जंक नहीं खाते कि हम मोटे होते रहें, सिर्फ इतना खाना है कि हम जिंदा रह सकें। हेल्दी खाओ, फ्रेश खाओ। ठीक है, देन नेक्स्ट का कंजंक्शन इज सो दैट। सो दैट भी किसी कारण के लिए यूज होती है। एग्जाम्पल देखिए, ही टुक मेडिसिन सो दैट ही माइट गेट वेल, उसने दवाइयाँ ली ताकि वो ठीक हो जाए। लेस्ट फॉर फियर दैट, और फॉर फियर दैट इसको भी किसी पर्पस के लिए यूज करते हैं। ही हेल्प माई हैंड लेस्ट आई शुड फॉल, उसे डर लग रहा था, ठीक है, कि उसको किसी चीज का डर लग रहा है, तो ही हेल्प माई हैंड, उसने मुझे हाथ दिया या मुझे हाथ दी, मतलब सहायता दी अपना हाथ दे करके। नहीं तो, लेस्ट मतलब नहीं तो आई शुड फॉल, नहीं तो मैं गिर जाता। ठीक है, इन ऑर्डर दैट, इसको भी हम किसी पर्पस के लिए यूज करते हैं। आई वर्क इन ऑर्डर दैट आई मे गेट गुड मार्क्स, मैंने इसलिए काम किया कि मुझे अच्छे मार्क्स मिल सके। सो आई वर्क इन ऑर्डर दैट आई मे गेट गुड मार्क्स। ओके, देन वी हैव देन हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। ही इज स्ट्रोंगर देन यू, वो तुमसे ज्यादा स्ट्रोंगर है। ठीक है, इफ, अब यहां पे आप देखिए देन, ये THAN देन है, एक होता है THEN वाला देन, उसका मतलब होता है कि हम इसके बाद उस काम को करेंगे। ठीक है, पर जो THAN वाला देन होता है वो हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, किन्हीं दो चीजों को कंपेयर करने के लिए। तो ही इज स्ट्रोंगर देन यू, वो तुमसे ज्यादा स्ट्रोंगर है। अब आइए इफ कंजंक्शन पे, जिसका कि जो हम किसी कंडीशन के केस में यूज करते हैं। इफ यू रीड यू विल पास, अगर तुम पढ़ते हो तो तुम पास हो जाओगे। और आई शैल हेल्प हिम इफ ही कम्स टू मी, और मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए इफ, अगर वो मेरे पास आता है तो। नेक्स्ट कंजंक्शन देखिए, अनलेस, इसको हम कंडीशन के केस में यूज करते हैं। यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, मतलब तुम पास नहीं होगे अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तो। फिर उसके बाद आता है दो, इसको हम कंसेशन या ग्रांटिंग, मतलब एक तरीके से कुछ चीज को कंफर्म करने के लिए यूज करते हैं। दो ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, मतलब हालांकि वो अमीर है पर वो खुश नहीं है, हम उसको कंफर्म कर रहे हैं, वो रिच है पर ही इज नॉट हैप्पी। इसी तरीके से ऑल्दो भी जो है वो कंसेशन के लिए होता है। ही फेल्ड ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, वो फेल हो गया हालांकि, और वो फेल हो गया जबकि ही वर्कड हार्ड, जबकि उसने काम भी अच्छा किया था और हार्ड वर्क किया था। ऑल्दो ही डिड नॉट रीड ही पास्ड, उसने पढ़ा नहीं लेकिन वो फिर भी पास हो गया। ठीक है, तो कोई पढ़ के पास होता है, कोई बगैर पढ़े पास होता है, पर हमें हमेशा पढ़ के ही पास होना है। बगैर पढ़े पास हो गए तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। ठीक है, तो इस लेक्चर को अच्छे से सुनिए, पढ़िए और फिर पास होइए। आइए नेक्स्ट कंजंक्शन देखते हैं, दैट इज हाउएवर। हाउएवर भी कंसेशन के केस में यूज होता है। ही विल नॉट पास हाउएवर मच ही मे ट्राई, वो पास नहीं होगा चाहे वो मच ही मे ट्राई, कितना ही वो क्यों ना ट्राई कर ले। ठीक है, मतलब अगर कितना ही ट्राई क्यों ना कर ले वो पास नहीं होगा, पर ऐसा नहीं होता। लेक्चर को बार बार देखो, समझो, समझ आएगा तो पास हो जाओगे ट्राई करने पे। ठीक है, तो ट्राई अंटिल यू सक्सीड। इसके बाद नेक्स्ट कंजंक्शन आती है सो फार एज, इसको हम मैनर के लिए यूज करते हैं। अब कैसे मैनर के लिए, देखिए, दिस इज नॉट ट्रू सो फार एज आई नो, ये सच नहीं है जहां तक कि मैं जानता हूं। मतलब किस मैनर में सच नहीं है, जहां तक कि मैं जानता हूं उस मैनर में ये सच नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और कंजंक्शंस होती हैं। अब पहले तो आप डरो मत कि यार कितना लंबा टॉपिक है, कब खत्म होगा, तो मैं आपको बता दूं ये कंजंक्शन की लास्ट स्लाइड है, बस उसके बाद कंजंक्शन का टॉपिक हमारा खत्म है। आपको घबराना नहीं है, लेंथ देख के कंफ्यूज नहीं होना है। लेक्चर को सुनिए, मेरे वर्ड्स को सुनिए
और उनको पढ़ते चले जाइए। एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 2-3 बार उसको देखोगे, रिपीट करोगे, इट विल गेट क्लियर इनटू योर माइंड। तो अब लास्ट बची हैं कुछ कंजंक्शन जो कि पेयर में यूज होती हैं। आइए हम उनका यूसेज देखते हैं। पहला पेयर है बोथ एंड एंड। वैसे ये हमने पहले कंजंक्शन में भी किया था, जो फर्स्ट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, पर हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा एम्फेसाइज हो जाएगा। वी बोथ लव एंड ऑनर यू। हम आपको दोनों लव और ऑनर करते हैं। देखिए यहाँ पे आया बोथ और यहाँ पे आया एंड। वी बोथ लव एंड ऑनर यू। नेक्स्ट कंजंक्शन है वेदर और। कैसे इसका यूज होता है देखिए, ही डज नॉट केयर वेदर यू रीड और प्ले। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तो तुम रीड करो या फिर तुम खेलो। तो कंजंक्शन हो गई वेदर और, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो। ही विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट ऑल्सो कानपुर। उसने सिर्फ आगरा विजिट नहीं किया बल्कि वो कानपुर भी गया। तो हमारी कंजंक्शन हो गई नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। देन नेक्स्ट वन इज, और यू कैन से सेकेंड लास्ट, हार्डली when. I could hardly read when I was not wearing spectacles. मैं शायद ही कुछ पढ़ पाता हूँ, कब? जब मैं अपने spectacles नहीं पहने होते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट कंजंक्शन, no sooner than we should reach Agra, no sooner than our friends reach there. अब यहाँ पे देखिए दोनों कंजंक्शन बैक टू बैक आ गई हैं। We should reach Agra no sooner than our friends reach there. हमें आगरा पहुंचना चाहिए उससे पहले कि हमारे दोस्त पहुंच जाए। तो एक कंपैरिजन भी हो गया और no sooner उससे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे होती हैं हमारी कंजंक्शंस खत्म। और उसके बाद हम आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के लास्ट टॉपिक विच इज इंटरजेक्शंस। Hooray! We have almost finished part of speech. Okay. अब आप कहोगे मैम को क्या हो गया, हुर्रे इतना क्यों चिल्ला रही हैं? हुर्रे इज बेसिकली एन इंटरजेक्शन। आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए मैंने हुर्रे बोला था इंटरजेक्शंस का। अब हुर्रे क्यों बोला? हुर्रे इज अ इमोशन, आई एम हैप्पी। यार इतना लेंदी पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है। बहुत ही बोरिंग था, बहुत ही पकाऊ था, बट मैंने उसको खत्म कर लिया है। हुर्रे, आई एम हैप्पी। तो ये होती हैं इंटरजेक्शंस। Interjections are those words which show emotion. Interjections used for various conditions are ये रही जो कि हम डिस्कस करेंगे। वो वर्ड जो हमारे इमोशन दिखाते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे अभी मैं खुश हुई कि वाओ मैंने पार्ट ऑफ स्पीच कवर कर लिया, तो मैंने क्या बोला? हुर्रे। हुर्रे इज द वर्ड मेरा खुशी दिखा रहा है। अब हम कौन कौन से इमोशन में क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं ये हम एक छोटी सी टेबल पढ़ेंगे, जिसके साथ हमारा इंटरजेक्शन खत्म होता है और उसके साथ साथ हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का फुल टॉपिक भी खत्म होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहला इमोशन है जॉय, मतलब खुशी, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ही हुआ है। हायर रहा, हुजा, हा पर हम ये ब्रिटिश और यूएस इंग्लिश के हिसाब से लिखा हुआ है, पर हम जनरली अपना इंडिया में क्या बोलते हैं? हुर्रे। ठीक है, तो हुर्रे भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि जब हम खुश होते हैं तो हम हुर्रे बोलते हैं। ठीक है। सोरो, अगर मैं दुखी हूं तो मैं क्या कहूंगी? अलास, ओह ओह, अमी। देन दीज आर द वर्ड्स विच आई कैन यूज व्हेन आई एम सैड। तो ये इंटरजेक्शंस हो गई सैडनेस के लिए। अगर मैं सरप्राइज्ड हूं तो क्या इंटरजेक्शन यूज कर सकती हूं मैं? हाँ, व्हाट, God gracious, God heavens, good God. So this is surprise. I'm surprised to see something. तो उस केस में मैं ये इंटरजेक्शंस यूज करूंगी। प्रेज, अगर मुझे किसी की लाइक प्रेज करनी है, किसी की तारीफ करनी है, तो क्या वर्ड यूज करेंगे इंटरजेक्शन में? ब्रावो, ब्रावो और वेल डन, वेल डन। तो ये प्रेज के लिए हो गई है इंटरजेक्शंस। अगर मैं किसी को हेट करती हूँ, आई डोंट लाइक समबडी, नफरत करती हूँ, तो मैं क्या करूंगी उसके लिए? फॉर शेयर, फी फी फू फू, लाइक आई हेट समथिंग ना, हम कहेंगे हट हट जा जा। सो दैट आर द इंटरजेक्शंस फॉर हेट। वो तो हिंदी में हो गई हट हट जा जा, पर इंग्लिश में हम इसको क्या कहेंगे? फॉर शेयर, फी फी फू फू, लाइक दैट। ओके। और टू एड्रेस समवन, अगर हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं तो नॉर्मल सी चीजें हम बोल सकते हैं, हो, हेलो, हाय, लाइक दैट।
ठीक है, तो ये होती हैं इंटरजेक्शंस। अब इंटरजेक्शन की एक चीज और होती है कि दीज वर्ड्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय एक्सक्लामेटरी साइन। एक्सक्लामेटरी साइन क्या होता है? एक ऐसे लंबी सी डंडी और उसके नीचे एक डॉट। ठीक है, तो ये हमारे एक्साइटमेंट को दर्शाता है। इंटरजेक्शन के लिए हम पहले वो वर्ड लिखेंगे और उसके बाद ये एक्सक्लामेटरी साइन लगाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके साथ हम कंप्लीट करते हैं अपना पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक कंप्लीटली, और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए पार्ट ऑफ स्पीच की बहुत सारी एक्सरसाइज या बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगी, जिससे कि आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। तो अभी के लिए इतना ही। आपको अगर ये चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सकूँ आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।